हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी परीक्षाओं के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज को हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया है। तो ये सीरीज आपके लिए हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहने वाली है और हमेशा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसको हम ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में जानेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन की बात करेंगे तो प्राचीन काल से लेकर आपके मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत तक जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं प्राचीन भारत में, मुगल कालीन भारत में। और अगर बात हम करेंगे यहाँ से और भी अगर आगे तक की बात करेंगे तो आधुनिक भारत के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। यूपी स्पेशल को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, चाहे वो किसी का पेपर हो, लेकिन ये पेपर अभी हमारा आने वाला है आरओ एआरओ के लिए, तो इसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक अध्ययन में। यानी कि आप लोग जानते हो ऐतिहासिक अध्ययन में क्या होंगे, हिस्टोरिकल घटनाएं होंगी, हिस्टोरिकल स्टडीज होगी, उनकी बारे में ही चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में चर्चा आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है, तो कृपया दिल थाम के बैठिएगा और आगे आपके लिए जो भी क्लास आने वाली है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इसका देखते ही तुरंत ही आंसर दे दिया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश समाप्ति की ओर चल रहा है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एक एक टॉपिक क्लियर करके बताया है कि कितना क्वेश्चन अब तक पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अभी ऐसे ही कम से कम 200 प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कराए हैं, जो कि आरओ के पेपर में आए हैं, और अगले 200 प्रश्न मैं आपको और कराने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश की स्पेशल परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज की कहानी हमारी चलती है आगरा से। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? बहलोल लोदी ने करी, फिरोज शाह तुगलक ने करी, खिरज खां ने करी, या आपके सिकंदर लोदी ने करी थी? आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने भारत में कई सारे नगरों को बसाया, जिसमें जौनपुर एक प्रमुख नगर था। इसीलिए कहते हैं लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसे फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। उसने जौनपुर नगर को बसाया था। लेकिन आगरा शहर की स्थापना उन 300 नगरों के अंतर्गत नहीं की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी? तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उन्हें हम कहते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो थे वो लोदी वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? लोदी वंश से। और लोदी वंश के अगर संस्थापक की हम बात करें तो लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक हम कहते हैं बहलोल लोदी को। किसको कहते हैं? बहलोल लोदी को। ठीक है, बहलोल लोदी को क्या कहते हैं? लोदी वंश का संस्थापक। और लोदी वंश का दूसरा शासक कौन था? सिकंदर लोदी। लेकिन अगर इसी लोदी वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक को हम कहते हैं इब्राहिम लोदी। ठीक है, अंतिम शासक को क्या कहते हैं? इब्राहिम लोदी कहते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि जो सिकंदर लोदी था उन्होंने आगरा की स्थापना क्यों करी थी? देखिएगा, आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान के जाट जो थे वो बहुत ही आक्रमण करते थे शहरों पर, इसलिए उसने क्या करी, एक शहर बसा दिया जिसे आगरा के नाम से जाना गया। तो आगरा शहर की स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। अब बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी आपके लोदी वंश का क्या था? संस्थापक थे। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी क्या थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लेकिन इसी की बात को अगर आगे हम बढ़ा लें यहाँ से, तो देखिएगा एकमात्र ऐसा शासक मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में एकमात्र एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया,
जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि मारा गया। इसे क्या कहते हैं? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। किसने मारा था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब मारा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध। और आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन अब डेट से पूछा जाता है तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। ये युद्ध आपके बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ बाबर, इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो विजय कौन हुआ? विजय हुआ बाबर। ठीक है, याद रखिएगा विजय का सीन किसका था? तो विजय का जो सीन था वो किसका था? बाबर के पास में था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि मारा गया। इसीलिए बोलते हैं कि इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? पानीपत में। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा है। ठीक है, तो सिकंदर लोधी कौन था? सिकंदर लोधी वह था जिसने आगरा शहर की स्थापना करी थी। कब करी थी आगरा शहर की? अगर मैं बात करूं आगरा शहर की स्थापना कब की थी, ठीक है, तो देखिए 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश का शासन था। 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो बाबर का शासन आ जाता है यहाँ से। और सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 और 1505 के मध्य की थी। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है 1504 1505, कहीं कहीं आपको 3 देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 सने पूछी जाएंगी आपके। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा जो आगरा शहर है वो यहाँ से। लोधी वंश का संस्थापक फिरोज खां की बात करेंगे, सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक है, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक। और अगर बात करेंगे तो बाकी सबकी बात हो चुकी है, फिरोज शाह तुगलक की बात हम कुछ आगे करेंगे। तब तक के लिए यह हमारा कॉन्सेप्ट एकदम राइट यहाँ से बैठता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका, ठीक है, आंसर हमारा होगा सिकंदर लोधी। क्या आंसर होगा? सिकंदर लोधी। आपको अगर रिटन वाली पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक जो है ना वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा वीडियो समाप्त होने के बाद। वीडियो समाप्त होने के कुछ देर के बाद आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखे हुए हैं कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो सर पीडीएफ आपको चाहिए है, ठीक है, लेकिन आप अगर जब तक अपने मन से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप पीडीएफ कुछ नहीं। अगर आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं तो अपने फोन को खंगालिएगा। अब फोन को खंगालने के बाद एक काम करिएगा, उसमें उसमें देखिए कितनी पीडीएफ है। अगर इतनी पीडीएफ हम पढ़ लेते तो अब लोग हम सक्सेस हो जाते। तो पीडीएफ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कराते हैं, आपको कहने की इस बात को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने आपसे बोला कि जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप हमें उस पर व्हाट्सएप करिएगा, तभी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना। दूसरा आपके लिए जो भी है क्या है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न रहा होगा आपके लिए। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कराया था? हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर कराया था? अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से लेके 647 तक था। हर्षवर्धन के भाई की मृत्यु आती है, हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु आती है। हर्षवर्धन गद्दी पर नहीं बैठने वाले होते, मन नहीं होता हर्षवर्धन का कि मुझे सिंहासन मिले, लेकिन जनता के कहने पर और उनका एक सेनापति, क्या सेनापति का नाम था? तो हर्षवर्धन का एक सेनापति था, तो हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाथ। तो एक प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि किसके कहने पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे? कहाँ बैठे? थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर किसके कहने पर बैठे? तो सेनापति सिंहनाथ के कहने पर बैठे। बिल्कुल भी नहीं जरूरत थी। 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत कर दी। 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी? हर्ष संवत की। ठीक है, शुरुआत कर दी हर्ष संवत की। ठीक है, याद रखिएगा किसकी शुरुआत करी? हर्ष संवत की। हर्षवर्धन किस धर्म से संबंध रखते थे? तो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। और जैसे पहले भी 4 बौद्ध संगतियां हो चुकी थी,
लेकिन इनके बाद इन्होंने पांचवी और छठी दो महान सम्मेलनों का आयोजन करा दिया। एक तो पांचवी और दूसरी इनकी छठी, इन संगतियों का क्या करा दिया, आयोजन करा दिया। तो 4 बौद्ध संगतियां तो पहले हो चुकी थी। शायद आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ पर हुई। ठीक है, चलिए नहीं पता तो बता देते हैं। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, दूसरी कहाँ पर, ऐसी बात करेंगे तीसरी, और ऐसी बात करेंगे चौथी। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में या गृह ब्रज में, दूसरी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कुंडल, कुंडलवन में। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में। राजगृह में संगति हुई थी, शासक कौन था, अजातशत्रु। शासक कौन था, अजातशत्रु। यहाँ पर शासक कौन था, यहाँ पर शासक था कालाशोक। जब पाटलिपुत्र में हुई थी तो वहां पर कौन था, तो वहां पर अशोक शासक थे। और अगर बात करें कि कुंडलवन में क्या था, तो कुंडलवन में क्या था, ठीक है, तो कुंडलवन में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कुंडलवन में किसका शासन था, कनिष्क का। किसका शासन था, कनिष्क का। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को पता चल गई होगी। ठीक है, क्या शासन था, तो शासन था कनिष्क का। ठीक है, ओके, दिख रहा है सभी लोगों को क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस बात को। ओके, दिख नहीं रहा ना, अब ठीक है, ठीक है, तो ये संगतियां हमारी हो गई थी। अब हर्षवर्धन के समय में एक व्यक्ति रहता था कि कौन आया था इनके शासनकाल में, हेनसोंग। हेनसोंग इनके शासनकाल में आया था और सेनसोंग ने इन्हें शिला आदित्य की उपाधि से सम्मानित किया। तो प्रश्न बनता है कि हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, तो हेनसोंग जो शासनकाल में आया था वो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो 4 बौद्ध संगतियां वो हो गई, 5 और छठी बौद्ध संगतियां किसने आयोजित करी, ठीक है, किसने आयोजित कराई, आपके हर्षवर्धन ने आयोजित कराई थी। ठीक है, कन्नौज और प्रयागराज में इन्होंने संगतियां आयोजित कराई थी। और भारत में कुंभ मेले की शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था, तो कुंभ मेले की शुरुआत किसने करी, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत करी। हेनसोंग ने इन्हें शिला आदित्य की उपाधि से सम्मानित किया। हेनसोंग किसके समय भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 2 बौद्ध संगतियां कराई थी, एक तो कन्नौज में और दूसरी आपकी प्रयागराज में संगतियां कराई थी। और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया था। विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध संगति कौन सी थी, प्रयागराज में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। कहां पर, प्रयागराज में। तभी से कुंभ मेले की शुरुआत कर दी गई प्रयागराज में। और कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 जगह लगता है। एक तो आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में लगता है, गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे। फिर आपके उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। फिर आपका नासिक में मेला लगता है, गोदावरी नदी के किनारे। और उसके बाद अगर बात करेंगे, हरिद्वार में मेला लगता है उत्तराखंड में, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, नासिक में बात करेंगे, नासिक में गोदावरी। नासिक में कौन सी नदी होगी, गोदावरी। उज्जैन में कौन सी होगी, उज्जैन में क्षिप्रा होगी। गंगा यमुना सरस्वती है, यहाँ पर कौन सी होगी, गंगा नदी होगी। ठीक है, कौन सी नदी होगी, तो यहाँ पर गंगा रिवर होगी। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। और अगला प्रश्न है कि कुशीनारा, वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो देखिएगा, प्राचीन समय में जनपदों का उल्लेख किया गया था। किसका उल्लेख किया गया था, 16 जनपदों का। तो प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इन्हें देश भी कह सकते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया था,
तो बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ होगा आपका? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। और अगर बात करेंगे कि किस जैन सूत्र में क्या होगा, जैन ग्रंथ में क्या होगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये कैसा होगा? तो ये आपका जैन ग्रंथ होगा। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। और उसी महाजनपद की अगर हम बात करें, ठीक है, उसी महाजनपद की बात करें तो कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी था? तो मल्लों की राजधानी था। किसकी? मल्लों की। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी राजधानी था? मल्लों की राजधानी था। और जो महाजनपद है उनका दो, यानी कि 16 में से दो ऐसे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, दो ग्रंथों में। अरे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? महापरिनिर्वाण क्या होगा? जन्म होगा या मृत्यु होगी? ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो अभी देखिएगा कुशीनगर पढ़ा था, अब फिर से आ गया है। तो आंसर क्या होगा? कुशीनारा में। किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। महावीर महात्मा बुद्ध का बात करेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या हुआ, यानी कि इनकी जो मृत्यु थी उसके बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण। जन्म की बात करेंगे तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी। कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। एक प्रश्न आपके पेपर बनेगा कि भाई कपिलवस्तु कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु आपके नेपाल में है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई आपकी कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, या एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को छोड़ा, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कठिन बिना खाए पाए, यानी कि खाना पीना बंद हो गया। 6 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति कर ली महात्मा बुद्ध ने। तो 6 वर्ष लगे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति करी उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया बोध गया। तो किस वृक्ष के नीचे? है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। कहां पर करी? बिहार में करी। और उसे किस नाम से जाना गया? उसे बोध गया के नाम से जाना गया। ठीक है, और यहीं पर महाबोधि टेम्पल भी बना था। महाबोधि टेम्पल भी बना हुआ था। ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल जो है वो कहां पर है? आपके बिहार में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। अभी लास्ट ईयर बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि महाबोधि टेम्पल कहां पर है? तो महाबोधि टेम्पल आपके बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा 29 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति कर ली, बुद्ध कहलाए। अब पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। कई लोगों का परिवर्तन किया था, इसीलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते थे हम। ठीक है, कई लोगों का परिवर्तन किया था, इसीलिए इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा समय भी कहाँ बिताया होगा? सबसे ज्यादा समय भी तो फिर श्रावस्ती में बिताया होगा। जब सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए तो सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया होगा? श्रावस्ती में ही तो बिताया होगा ना सबसे ज्यादा समय। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा प्रश्न है महात्मा बुद्ध से, और मैंने आपको जितना हो सका उतना बता दिया। बाकी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। लूसेंट की बुक को आपके लिए एक ऐसा शो जो आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सोचा होगा, बिल्कुल डिटेल पार्ट में हम चालू करेंगे लूसेंट को। ठीक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित फिर से प्रश्न आ गया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी। अब इसमें कपिल वस्तु भी है, लेकिन जन्म कहाँ लगाएंगे? जन्म लगाएंगे लुम्बिनी में। ठीक है,
ओके, अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1858 में 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया था? आपको अगर पता हो तो बता सकते हैं कि 1858 में भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, अब देखिएगा एक अधिनियम आया था, एक्ट 1858। अब 1858 में एक काम किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया, सभी को पता है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था इसको क्या कर दिया गया? तो इसको कर दिया गया था भारत का वायसराय। तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय किस एक्ट के द्वारा? तो एक्ट नंबर 1858 के द्वारा। अब प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय थे और इनका शासनकाल 1856 से लेके 1862 तक था। तो देखिएगा घोषणा पत्र जो होगा वो किसने पढ़ के सुनाया होगा? आप शासन टाइम को नोट कर लीजिएगा, 1858। शासन समय कहाँ? 1858। आंसर क्या होगा? बी। बिल्कुल सिंपल सा निकाल दिया। तो सभी गवर्नर जनरल का अगर आप शासन काल याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल एक अच्छे पैटर्न पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हर गवर्नर जनरल के क्वेश्चन में ज्यादातर सन लिखे ही आती है। ये मॉडर्न इंडिया की खासियत है कि हर गवर्नर जनरल का शासनकाल, अगर आपसे पूछा जाए कि 1881 में क्वेश्चन कुछ भी हो इस समय किसने कार्य किया, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 1881 में, अच्छा 80 से 84 कौन? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ही उसका आंसर होगा। ठीक है, आप हिसाब लगा सकते हो, जैसे हिसाब नहीं लगाते उस हिसाब से हिसाब भी लगा सकते हो। ठीक है, कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में बहुत सारे काम हुए थे, यानी कि 1857 की क्रांति किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। 1857 की क्रांति। भारत में आईपीसी इंडियन पैनल कोड कब आया था? 1 जनवरी 1860 को आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आया था। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय के मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया। तो सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया 4 दिसंबर 1829 को। सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और अगर बात करें तो सती प्रथा पूरी तरह से 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंधित हो गई और उसके बाद इन्होंने ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया। ठीक है, ठगी प्रथा जो थी उसको भी बंद कर दिया 1830 में। 1830 में ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया, सती प्रथा को भी बंद कर दिया। 4 दिसंबर 1829 को ठगी प्रथा को भी, यानी कि 30 को क्या बंद करा? ठगी प्रथा को। सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 में नियम नंबर 17 बनाकर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और अगर बात करें तो ठगी प्रथा के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया? कर्नल सैलीमैन को। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा के लिए। ठीक है, अब इनके अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1828 से लेके 1835 किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड बर्नहम हो गया, हार्कोर्ट बटलर हो गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये पूरा डिटेल पार्ट था इसका आपका। ठीक है, इस पे आप उम्मीद है कि आप खरे उतरेंगे इस पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 6 प्रश्न हो पाए हैं हमारे, अभी और भी प्रश्नों की बौछार चालू है। यानी कि कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि कब हुआ था? हुआ था 17 मार्च 1924 को
ये हुआ था। और इसके जो मुख्य व्यक्ति थे क्या थे? एमन रॉय। एमन रॉय इसके मुख्य संयोजकों में से क्या थे? एक थे, ठीक है, मुजफ्फर अहमद थे, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, ये मुख्य सहयोगी थे इसके। किस आंदोलन के? यानी किस षड्यंत्र के? तो कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किसके विरुद्ध था? तो विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन के, ठीक है, किसके विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। आप लोग जानते हो कि जो खिलाफत आंदोलन था किसके विरुद्ध किया गया था? तुर्की, तुर्की के मुस्लिम समुदाय के तहत, यानी कि तुर्की से संबंधित था। किससे संबंधित था? तुर्की से, ये तो है ना, किससे संबंधित था? तुर्की संबंधित था। कब हुआ था? 1919 में। असहयोग की बात करेंगे तो देखिएगा, असहयोग 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और जैसे ही असहयोग शुरू हुआ वैसे ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने सबसे अधिक प्रयास किए थे, लेकिन इसके परिणाम, इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए थे, ठीक है, इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए थे। कौन नहीं देख पाया था इसके रिजल्ट को? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चौरी चौरा की घटना कब घटी? अब चौरी चौरा की घटना कब घटी? तो आपको पता है चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में घटी थी। 4 फरवरी तो है नहीं, ठीक है, 4 फरवरी तो है नहीं, तो क्या लगाओगे आप? 5 फरवरी। अब चौरी चौरा की जब घटना हुई थी तो 1922 में हुई थी, और 1922 से पहले एक आंदोलन चल रहा था। 1 अगस्त को अभी पढ़ाया था, 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन चल रहा था जिसे कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन बोलते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे तो असहयोग 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। इससे बहुत सारे राजनेता क्या हो गए? गांधी इससे परेशान हो गए। तो गांधी ने एक जवाब दिया था कि अगर शरीर में कहीं पर दर्द होता है, यानी कान में अगर दर्द होगा तो पूरी बॉडी को पेन होगा। कान में अगर दर्द होगा, शरीर के किसी एक भाग में अगर दर्द होता है तो पूरी बॉडी को परेशानी होती है। इसी प्रकार गोरखपुर इंडिया का एक पार्ट है। अगर गोरखपुर में कोई घटना हुई है तो पूरे देश को उससे क्षति पहुंची है। ये जब स्टेटमेंट दिया तो कुछ इनके सहयोगी बन गए और कुछ इनसे विरुद्ध हो गए, यानी कि विद्रोह में चले गए, विरोधी हो गए इनके, ठीक है। तो गोरखपुर में एक घटना हुई थी, असहयोग बंद कर दिया था। और इस समय जो वायसराय था भारत का, वो कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ये ज्यादा पढ़े हुए थे इसलिए इनका नाम लॉर्ड रीडिंग रख दिया गया। ये 1921 से लेके 1926 तक वायसराय थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, कौन थे वायसराय? तो उस समय जो वायसराय थे इन्हें हम कहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1921 से लेके 1926 तक ये वायसराय थे। किस चीज के वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। किसके वायसराय थे? असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। आंसर नहीं लगाया क्या? ठीक है, आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का स्वराज कहा जाता है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पहले प्रश्न में ही बताया था। आगरा की स्थापना किसने करी? तो आगरा की स्थापना आपको पता है सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली की स्थापना किसने करी? दिल्ली की स्थापना आंगनपाल ने करी, जो कि तोमर वंश से थे। अब प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने करी, ठीक है, किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक या महमूद बिन तुगलक
जिन्हें बचपन में कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, जिन्हें बचपन में कहते थे जौना खां। किस नाम से जानते थे? तो इन्हें जानते थे जौना खां के नाम से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो काम किया था यहाँ पर, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो काम था यहाँ पर वो किसकी स्मृति में की थी? यानी फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में एक काम किया था। किसकी? जौनपुर नगर। तो पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? पूर्व का मोती किसे कहते हैं? ठीक है, भारत का तो पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। जौनपुर में आपके अटाला मस्जिद भी है, ठीक है, जौनपुर में क्या है आपके? अटाला मस्जिद भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, या भारत के सिराज की बात करें तो किससे कहते हैं? जौनपुर। जौनपुर किस नदी के किनारे है? ठीक है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ भी आपका गोमती नदी के किनारे, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, और आपका लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे है। ये याद रखिएगा, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। उसके बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? है ना। अब एक प्रश्न बनता है कि अशोक महान है या गांधी महान है? अशोक महान है या गांधी महान है? तो कौन महान है? अपनी अपनी जगह पर दोनों व्यक्ति नाम है। अशोक का चिन्ह जो है वो आपके हर प्रशासनिक स्तर पर मिलेगा, नोट पर भी अशोक का चिन्ह है, और गांधी जी का नोट पर चिन्ह है, राष्ट्रपिता है। तो अशोक भी महान है, गांधी जी भी महान है, दोनों व्यक्ति महान है। ठीक है, अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत सारे बातें की थी। अभिलेखों को जनता को सबसे पहले अगर अभिलेखों के माध्यम से किसी ने संबोधित किया है तो किसने किया है? अशोक ने। अशोक ने सबसे पहले जनता को संबोधित किया। अशोक ने जनता को संबोधित किया, माध्यम क्या था? जनता को संबोधित किया, लेकिन संबोधित करने का माध्यम क्या था? संबोधित करने का माध्यम था अभिलेख या शिलालेख। अब देखिएगा कि प्रश्न बनेगा, जनता को सबसे पहले शिलालेखों के माध्यम से किसने संबोधित करा, किसने संबोधित किया? तो किसने किया? अशोक ने। और अशोक का पहला जो लेख है वो ब्राह्मी लिपि में खोजा गया, ब्राह्मी लिपि में खोजा गया। और किसने खोजा? जेम्स प्रिसेप ने खोजा था। ठीक है, जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पहला अभिलेख खोजा था, जिसकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। कैसी लिपि थी? ब्राह्मी। तो अशोक ने कई सारी लिपियों का प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, है ना। तो दूसरा जो अभिलेख, यानी कि इनके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी खोजे गए, किसके? अशोक के। तो खरोष्टी लिपि में भी अभिलेख खोजे गए, और खरोष्टी लिपि में अभिलेख खोजे गए थे मानसेहरा का अभिलेख। दूसरा शाहबाज गढ़ी का अभिलेख। ये दोनों के दोनों अभिलेख आपके कहाँ पहुंच गए हैं? पाकिस्तान में पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पर पहुंच गए? पाकिस्तान में पहुंच गए। तो अशोक के दो अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी हैं, एक तो मानसेहरा का अभिलेख, दूसरा शाहबाज गढ़ी का अभिलेख किसमें है? आपके खरोष्टी लिपि में। पहला अभिलेख आपके किस लिपि में खोजा गया था? ठीक है, तो पहला अभिलेख खोजा गया था ब्राह्मी लिपि में, जेम्स प्रिसेप ने खोजा था। ब्राह्मी लिपि को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, वैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि इक्वल आप किसके है? ब्राह्मी लिपि को। तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और इस लिपि को राइट से कैसे लिखते हैं? लेफ्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। ठीक है, कैसे लिखेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे। ठीक है, तो जनता के अशोक के अगर 13वें शिलालेख की बात करें, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। ठीक है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अशोक ने अपने जीवन काल में सभी की यात्रा करी। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ की यात्रा करी थी। लुम्बिनी को उसने करमुक्त कर दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा अयोध्या व हरिद्वार की यात्रा नहीं, क्योंकि बुद्ध से संबंधित
नहीं थे। ये बुद्ध से संबंधित होते तो यहाँ की भी यात्रा कर सकते थे अशोक। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ पर यात्रा नहीं करी। अशोक को हम डिटेल पार्ट में ही पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने बताया था 1857 में जब बात चली थी तो इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे 1856 से लेके 1862 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। ठीक है, किसका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था, खान बहादुर हो गया, कुंवर सिंह हो गया, मौलवी अहमद शाह हो गया, बाजिद बहादुर हो गया। खान बहादुर ने बरेली का नेतृत्व किया था, आंसर ए। कुंवर बहादुर ने किसका? बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक है, मौलवी अहमद शाह ने किसका करा था? फैजाबाद का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो 1857 क्रांति में अभी और भी देखेंगे। कह रहे टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली, लेखों को दिल्ली किसने लाया? यानी कौन दिल्ली लेकर आया? जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे, कौन लेकर दिल्ली आया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन लेके आया था दिल्ली? दिल्ली लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा, कौन लेके आया था दिल्ली? दिल्ली लेके आए थे भाई फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में किसने, कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल की बात करेंगे। कहां से? अवध से। अवध की स्थापना की बात करेंगे तो अवध की स्थापना करी थी शहादत खान ने। अवध की स्थापना किसने करी थी? शहादत खान ने। और शहादत खान ने खुद आत्महत्या कर ली थी। किसको? जहर पी के विष पीकर खुद आत्महत्या कर ली थी। उधम सिंह तो संबंधित नहीं है। उधम सिंह नगर कहाँ पर है आपके? तो उधम सिंह नगर आपके उत्तराखंड में है, ये संबंधित यहाँ से नहीं है। 1857 का इतिहास। ठीक है, किसने लिखी 1857 की पुस्तक? बी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? अभी हमने बात करी, किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। करा किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इब्न बतूता की बात करें तो 13वीं शताब्दी में भारत में व्यक्ति का आगमन हुआ जिसे कहते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और इसने पुस्तक लिखी किताब उल रहला। किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, याद रखिए कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल रहला पुस्तक लिखी। फिरोज शाह तुगलक हो गया, अकबर हो गए, ये सभी आपके इंडियन हिस्ट्री में आते हैं, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो सारनाथ का प्राचीन नाम सारनाथ तो होगा नहीं ना, सारनाथ तो इससे पूछ ही लिया, तो ये तो गलत है। अब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ठीक है, ऋषि पतन भी बोलते हैं, ईसा पतन बोलते हैं, बल्कि ऋषि पतन बोलते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और उस उपदेश को, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था प्रथम उपदेश को। ठीक है, प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो प्राचीन नाम क्या था? देखिएगा, अशोक स्तंभ कहां से लिया गया? तो अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। किसने? अशोक का स्तंभ है ना, 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। लेकिन भारतवर्ष में आज की डेट में दो ही दिखाई देते हैं। एक तो अशोक का स्तंभ सारनाथ यानी कि वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। दो अशोक स्तंभ भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा आपका सांची का स्तूप। क्या लिखा जाएगा? सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1989 में। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में दिख रहे हैं, बस दो ही स्तूप दिख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इसके अलावा कोई भी स्तूप नहीं है।
ठीक है। तो अशोक का स्तंभ है, सारनाथ में है, वाराणसी में है, साची का स्तूप है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद है कि अच्छी तरह से बात समझ में आ रही होगी। तो सारनाथ आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ का अशोक स्तंभ किसको प्रदर्शित करता है? अशोक के विजय को प्रदर्शित करता है। तो इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, यानी कि ए और बी दो आंसर हो सकते हैं एक सभी पेपर के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। काकोरी कांड आपने सुना ही होगा। चंद्रशेखर आजाद इस कांड में क्या हो गए? फरार हो गए। और सभी 4 लोग जो थे उनको क्या हो गई? फांसी हो गई। 4 लोग जो थे उनको क्या हो गई? फांसी हो गई। ठीक है, तो कब हुआ था? 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी। ठीक है, सहारनपुर लखनऊ मार्ग की जो ट्रेन थी वहां पर ये हुआ था। ठीक है, इस मार्ग पर हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद, वो क्या हो गए? फरार हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पकड़ में नहीं आए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इन्होंने खुद को गोली मार ली अल्फ्रेड नोबल पार्क, जो कि आपके इलाहाबाद में है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद नोबल पार्क भी रखा गया है। इसे अल्फ्रेड नोबल पार्क कहते हैं। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक है, रोशन सिंह, रोशन सिंह भी शामिल थे। राजेंद्र रिहाड़ी भी शामिल थे। ये 4 मेन किरदार में से 5वें किरदार फरार हो गए। 5वें जो किरदार थे उन्हें कहते हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब प्रश्न इसमें पेपर में यहां से कई सारे बन सकते हैं कि इनको किस किस जेल में फांसी दी गई है ना, इनको किस किस जेल में फांसी दी गई। तो देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। कौन सी जेल में फांसी दी गई? रोशन सिंह की बात करेंगे तो इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह की बात करेंगे तो इलाहाबाद जेल में। ठीक है, और राजेंद्र लिहाड़ी की बात करेंगे तो गोंडा जेल में। और बात करेंगे अशफाक उल्ला खां की तो फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दी गई। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, मैचिंग करने के लिए बन सकता है कि किसको कहां पर फांसी नहीं दी गई। ठीक है, एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर क्या करेगी? फांसी दी गई थी। और जब फांसी दी गई थी तो यहाँ पर अब इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो शामिल नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल यानी कि अशफाक उल्ला का शामिल नहीं थे, फिर भी इनको फांसी दी गई, लेकिन इनको सबको शामिल का दर्जा दिया गया कि ये सब इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये बताइएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, इसमें 2 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो एनजी रंगा, और दूसरी अगर बात करेंगे एनजी रंगा के साथ में अगर बात करेंगे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद, ये 2 व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट थे। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहां पर हुआ था आपके? ठीक है, लखनऊ में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और एनजी रंगा, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, एनजी रंगा। दूसरा स्वामी सहजानंद, 1936 में। ठीक है, कहना बाबा रामचंद्र देव ने किसानों को कहां संगठित किया था? तो रामचंद्र देव ने किसानों को संगठित किया था 1920 में। कब संगठित किया था? 1920 में। तो 1920 में किसानों को संगठित किया था। कहाँ किया था? अवध में किया था, बिहार में किया था, बंगाल में किया था, आंध्रा में किया था। कहाँ पर किया था? ठीक है, अवध में किया था। तो अवध में किसानों को संगठित करा था, किसने किया था? ठीक है, बाबा रामचंद्र देव ने अवध में किसानों को संगठित किया था। और इसमें 2 व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट थे। एक तो गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, केदारनाथ
देवनारायण पांडे, ठीक है, देवनारायण पांडे, ये सबसे प्रमुख सहयोगी यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये सभी प्रमुख सहयोगी थे यहाँ पर। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, कानपुर में की गई, लखनऊ में की गई, दिल्ली में की गई, इलाहाबाद में की गई, कहाँ पर की गई? आपके इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, अगर इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब कहाँ की क्रांति के नेता थे? ठीक है, कानपुर, कानूपुर नहीं कानपुर। तात्या टोपे इनके साथ थे, तो कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो थे वो 1857 क्रांति के नेता थे। बाकी मैंने आपको सब बता दिया कौन सा नेता कहाँ पर था। ठीक है, अब सुमेलित करना है तो सुमेलित करिएगा। यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, अवध व आगरा संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कब बना? अब एग्जामिनर भी बहुत होशियार हो चुका था। एग्जामिनर इतना होशियार हो चुका था कि उसने आपको उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए सबको पता 1950 में, तो उसने सबको बन दे दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में था। कब था? 1837 में। 1937 में बन गया संयुक्त प्रांत। अवध आगरा 1977 में। 1977 में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। खेल गया एग्जामिनर इस बार, एक से नहीं निकाल सकते, दो तो पता ही होने चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को। जैसे ही 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ, वैसे ही 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर के तहत, जीरो आवर के तहत, जीरो आवर ऑपरेशन के तहत सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रश्न बनता है कि जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो जीरो आवर होता है सुबह 6 बजे से पहले या सूर्योदय से पहले का समय। उससे पहले ही जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया जीरो आवर के तहत, तो इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। इस समय कुछ समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया समानांतर सरकार की स्थापना हो गई। ठीक है, तो बलिया में उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई, यही हमसे आंसर पूछा गया, तो इसी की चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ये प्रश्न आपके अभी पूछा गया था पेपर में और फिर से पूछने की पूरी तरह से संभावना है। लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेके 1942 तक। समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश में कहाँ बनी? तो समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश में कहाँ बनी? बलिया बनी। भाई कहीं पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक ऐसा आंदोलन था जो भारत की आजादी के लिए पूरी तरह से अग्रसर था। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों का खून बहाया गया इसमें। 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त को सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी जैसे अन्य सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन हम पढ़ेंगे अगले पेज पर। ठीक है, वह सपूत स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो वह कौन सा स्थल होगा जिसका भगवान बुद्ध से किसी भी घटना से संबंध नहीं है? सारनाथ का तो संबंध है ना भगवान बुद्ध से, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। बोध गया से भी संबंधित है, कुशीनारा से भी संबंधित है। किससे संबंधित नहीं है? सांची से। सांची कहाँ पर है? सांची आपके मध्य प्रदेश में है। और सांची को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1989 में। ठीक है, 1989 में। तो मध्य प्रदेश के आपके 3 स्थल ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
सबसे पहले शामिल किया गया था खजुराहो के टेम्पल को। खजुराहो के मंदिर को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था और इसे शामिल किया गया था 1986 में। खजुराहो के टेम्पल को 1986 में शामिल किया गया था, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। उसके बाद सांची को शामिल किया गया, सभी को पता है 1989 में शामिल किया गया। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं उनको शामिल किया गया 2003 में। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं विश्व विरासत सूची में, ठीक है। विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है, लेकिन सांची का संबंध बुद्ध की किसी भी घटना से नहीं है, तो सांची इसका क्या होगा, आंसर होगा। अशोक ने 84 स्तूपों में से 2 स्तूप मिलते हैं, अभी कुछ देर मैंने पहले बताया था, सांची का स्तूप और एक सारनाथ का स्तूप। 2 स्तूप हमें देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा संबंध किससे है, बुद्ध की किसी घटना से नहीं है। यहाँ खजुराहो के टेम्पल को किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। चंदेल शासकों ने खजुराहो के टेम्पलों को बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करण निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन कराया था। तो हर्षवर्धन ने 2 महान सभा का आयोजन कराया था। अभी तो हमने बताया आपको किस स्थान पर, दो देखिए, काशी में नहीं, अयोध्या में नहीं, सारनाथ में नहीं, कहां पर, प्रयागराज में। कहां पर निर्माण कराया था, प्रयागराज में, ठीक है। तो क्लास समाप्त हो गई हमारी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल को देखिएगा, ठीक है। आज से हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त हो गया है। अब हम नए किसी सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और लूसेंट की क्लास भी आपके लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। चलिए अब मिलते हैं नए क्लास में। उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर और उत्तर प्रदेश का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपका समाप्त कर दिया है दिसंबर से पहले पहले, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट उत्तर प्रदेश आपको समाप्त कर दिया है। अब आपको 1 तारीख से 2 क्लासें मिलेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। तो चलिए गुड नाइट, ठीक है। अब कल मिलेंगे हम सभी लोग आपके साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।